का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में आपातकाल, इमरजेंसी इन इंडिया। यह क्यों लगाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, किस अनुच्छेद में होता है, इसका क्या प्रभाव रहेगा, इस सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। तो भारत के संविधान में आपातकाल की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि देश में किसी विशेष संकट के समय केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिल सकें। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिल सकें अगर देश में कोई संकट आया हो। यह व्यवस्था संविधान के भाग नंबर 18 में दी गई है और अनुच्छेद 352 से 360 तक है। तो प्यारे साथियों, इसका कहने का मतलब यह है कि भारत में आपातकाल की व्यवस्था इसलिए की गई है कि अगर हमारे भारत देश में अगर कोई विशेष संकट आ गया तो उस समय केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिले। और यह व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 के अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। यानी भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित होते हैं? कुल 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। नंबर दूसरा है हमारा राज्य आपातकाल, प्रेसिडेंट्स रूल। तो इसे अनुच्छेद नंबर 356 में चर्चा की गई है। तो राज्य आपातकाल के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद नंबर 356 में चर्चा की गई है। लास्ट हमारा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 360 में की गई है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य आपातकाल और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 352 में चर्चा की गई है। जब देश की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह का खतरा हो। यानी जब हमारे भारत देश में कोई बाहरी आक्रमण हो, देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना हो, या देश के अंदर ही आंतरिक विद्रोह का खतरा हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। इसे पहली बार सन 1962 में चीन के युद्ध के दौरान घोषित किया गया। दूसरी बार सन 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय लगाया गया और तीसरी बार सन 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। तो यह 3 बार लगाया गया, 1962, 1971, 1975 में। जब देश की सुरक्षा, बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह का खतरा हो तो यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। इसका प्रभाव क्या है? केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक अधिकार मिल जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने से पूरी ताकत केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है, तो राज्यों पर अधिक अधिकार मिल जाते हैं। मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनका निलंबन किया जा सकता है। संसद का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए संसद का कार्यकाल 5 वर्ष है तो उसे 1 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है राज्य आपातकाल, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसका है, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकती है। यानी जब किसी राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, उसका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति के हाथ में यह शक्ति होती है कि इस राज्य सरकार को यह भंग कर सकता है और राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जा सकता है। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। राज्य आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 में चर्चा की गई है। फिर राष्ट्रपति शासन की अवधि, प्रारंभिक अवधि 6 महीने, अधिकतम 3 वर्ष तक इसकी अवधि होती है। संसद की स्वीकृति से इसकी अवधि प्राप्त की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हमारा लास्ट है वित्तीय आपातकाल, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। यदि भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अगर भारत में कोई फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत हो तो उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यह अभी तक ऐसी स्थिति आई नहीं है या आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। तो वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 360 में है। अगर भारत में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तो यह लगाया जाएगा, आज तक इसका प्रयोग ये नहीं लगाया गया है। चलिए आगे देखते हैं आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया, यानी आपातकाल कैसे घोषित किया जाएगा। हमने 3 आपातकालों के बारे में चर्चा की। अब घोषणा की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है। तो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है उनकी लिखित सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। घोषणा संसद के दोनों सदनों में 1 महीने के अंदर स्वीकृत होनी चाहिए। यानी सबसे पहले मंत्रिमंडल की लिखित सलाह हो, फिर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाए, फिर घोषणा सदन के दोनों सदनों में 1 महीने के अंदर स्वीकृत की जाए। तो ये आपातकाल के घोषणा की प्रक्रिया है दोस्तों। आगे देखते हैं आपातकाल के दौरान अधिकारों पर प्रभाव, यानी आपातकाल के दौरान आम मनुष्य के, आम जनता के अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 के अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं व अन्य अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के अधिकार स्वचालित रूप से हट जाएंगे और जो अधिकार होंगे हमारे मौलिक अधिकार वो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निष्कर्ष क्या निकला। तो निष्कर्ष हमारा है आपातकाल की व्यवस्था लोकतंत्र के लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। संविधान संतुलन बनाता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए शक्तियों की सीमा जरूरी है। यह व्यवस्था लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। अगर कोई केंद्र सरकार इसे अपने स्वार्थ के लिए करेगी तो दुरुपयोग हो जाएगा। तो संविधान संतुलन बनाने के लिए यह व्यवस्था ठीक है। अब लोकतंत्र की सुरक्षा का कवच है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए शक्तियों की सीमा जरूरी है। तो आज हम लोगों ने प्यारे साथियों भारत में आपातकाल पढ़ा, उनसे संबंधित अनुच्छेद पढ़ा और किसके द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या निष्कर्ष है। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही स्टडी मोटिवेशन और जीके जीएस से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। सभी प्यारे साथियों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।